बेसिकली ये पार्ट था नहीं, राइट, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ताकि आपका जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेक्चर, ये जो चैप्टर का लेक्चर्स है वो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये आपके बेस को स्ट्रांग बनाएगा। ट्रस्ट मी, ये आपके बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसके बाद शायद कोई इन्फॉर्मेशन बचा नहीं होगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट। सो इसको अच्छे से आप अगर फर्स्ट लेक्चर से लेके ये वाले लेक्चर तक अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा या सही से नोट डाउन किया है, तो इसके बाद नहीं हो सकता कि और कोई नई चीज़ें आपको मिल जाए इसी चैप्टर में, राइट, आपके रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिक एड के बारे में, और हमने 3 चीज़ों को पढ़ा था, 3 टॉपिक को। एक था हार्बेरियम, उसके बाद हमने पढ़ा म्यूजियम, उसके बाद हमने पढ़ा ज़ूलॉजिकल गार्डन। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, राइट, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी ये चैप्टर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में खत्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू नया वाला एनसीईआरटी, लेकिन हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी ताकि हमारा जो बेस है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बने, राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन। तो हेडिंग डाल दीजिए बॉटनिकल गार्डन। क्या हेडिंग डालेंगे? बोटानिकल गार्डन, राइट। बोटानिकल गार्डन में हम लोग स्टडी के पर्पज से जितने भी प्लांट्स को पढ़ते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स क्या है, वो सारे के सारे प्लांट्स जो है वो लिविंग है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन, ना कि प्रिजर्वेशन। हम लोग क्या कहेंगे इसे? हम लोग इसे कहेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। और ये किस टाइप का कंजर्वेशन है? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। दिस इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट, एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बॉटनिक गार्डन में क्या होता है? बॉटनिक गार्डन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लिविंग प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं? लिविंग प्लांट्स को हम लोग लाके रखते हैं, राइट, ताकि हम लोग उससे स्टडी कर सके, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सके, राइट, या उसका फ्यूचर रेफरेंस, एज अ रेफरेंस हम लोग को उसको यूज कर सके, राइट। अब हो सकता है कि मान लेते कोई प्लांट्स किसी दूर और देश में मिलता हो, राइट, किसी और जगह में मिलता हो, वो यहाँ पे बॉटनिक गार्डन में रखा जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो अगर बॉटनिक गार्डन का हमारे बोला जाएगा डेफिनेशन ड्रॉ करने के लिए, तो ये क्या होगा? इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस where living plants, it is a place where living plants are kept for study, for what? For study and क्या होगा? For study, for identification, study, identification, study, identification and reference purpose, reference purpose, राइट। तो ये क्या है? एक प्लेस है जहां पे क्या, जहां पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है फॉर स्टडी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड रेफरेंस पर्पस के लिए, राइट। एंड दिस इज अ कंजर्वेशन एंड दिस इज अ एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्लांट में, हर एक, मान लो ये एक प्लांट है, मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, राइट, दिस इज अ प्लांट। हर एक प्लांट में क्या किया जाता है? एक प्लेट प्रेजेंट होता है, हर एक प्लांट में एक प्लेट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड लेबल, राइट। उस प्लेट में क्या होगा? उसका साइंटिफिक नेम होगा, उसका साइंटिफिक नेम होता है, और क्या होता है? उसका फैमिली लिखा हुआ होता है। क्या क्या लिखा? साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ईच प्लांट is labeled indicating, each plant is labeled indicating its scientific name, indicating its scientific
साइंटिफिक, इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो हर एक प्लांट में क्या होता है, एक लेबल प्रेजेंट होता है, जिस लेवल में क्या लिखा होता है, उसका साइंटिफिक नाम जो है वो लिखा होता है, और उसका जो फैमिली है वो भी उसमें लिखा हुआ होता है, राइट। तो आई होप ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बॉटनी गार्डन के। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लोगों सिर्फ 4 ही एग्जांपल बात करेंगे। नंबर 1 क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, याद करो इसको हमने म्यूजियम के हार्बेरियम के टाइम भी ये पढ़ा था हमने। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में, राइट। दूसरा है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बोटनिकल गार्डन, इंडियन बोटनिकल गार्डन, ये आपका कहाँ है, ये आपका पड़ता है हावड़ा, हावड़ा में, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के हावड़ा में पड़ता है ये। थर्ड है आपका नेशनल बोटनिकल गार्डन, क्या है, नेशनल बोटनिकल गार्डन, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है लखनऊ में, राइट। एक है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। दूसरा आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा शिवपुर में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के। थर्ड है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, राइट, ये आपका पड़ता है लखनऊ में। और फोर्थ है आपका लेलॉयड बॉटनिकल गार्डन, लेलॉयड बोटनिकल गार्डन, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है दार्जिलिंग में, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन बॉटनिकल गार्डन की, तो यहाँ पे सबसे जो फेमस चीज़ है, ऐसे तो बहुत सारे फेमस चीज़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर फेमस चीज़ है वो है डबल कोकोनट दिखता है। हमें क्या दिखता है, 2 कोकोनट मिलके एक कोकोनट बनाता है, दिस इज डबल कोकोनट ट्री, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, डबल कोकोनट ट्री। और अगर मैं बात करूँ लेलॉयड बॉटनिकल गार्डन की, तो यहाँ पे एक प्लांट होता है, बहुत फेमस है उसके फ्लावरिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड रोडोडेंड्रॉन प्लांट। वो हमको कहाँ दिखता है, वो हमको दिखता है लेलॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ रोडोडेंड्रॉन जो प्लांट है उसको, या ट्री है, उसको देखने के लिए लेलॉयड बॉटनिकल गार्डन में। और यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो है, 2 चीज़ फेमस है। एक पेड़ है जो बरगद का पेड़ है शायद, जो आपका 1000 ईयर्स ओल्ड, नहीं 500 ईयर्स ओल्ड ऐसा कुछ होगा। और दूसरा है आपका जो डबल कोकोनट ट्री, वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनिकल गार्डन, क्लियर। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे की, क्या पढ़ेंगे हम लोग, की। तो दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे की, हेडिंग डाल दीजिए KEY, की। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे KEY, की, राइट। तो हेडिंग डालेंगे क्या, KEY, की, क्लियर। अब तक की क्या है, राइट, ये की क्या है, दिस इज नथिंग बट अ टैक्सोनॉमिक एड। ये एक टैक्सोनॉमिक एड है जो किस पर्पज से यूज किया जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से यूज किया जाता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि एक स्पीसीज पकड़ लिया, उसका आइडेंटिफिकेशन कर दिया, मतलब उसका कैरेक्टर लिख दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो होगा सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, दोनों के बेसिस पे। मान लेते एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज शो कर रही है, या एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ क्या क्या डिसिमिलरिटीज शो कर रही है, दोनों के बेसिस पे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे अगर की का डेफिनेशन बोला जाए हमसे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ टैक्सोनॉमिक एड, it is a taxonomic aid used for identification identification of it is a taxonomic aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities, based on the similarities and dissimilarities, राइट। तो ये क्या है, ये टैक्सोनॉमिक एड है या टैक्सोनॉमिक टूल है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पे अगर किसी प्लांट मतलब किसी भी स्पीसीज को या स्पेसिमेन को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर्स नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ वो एक स्पीसीज के साथ साथ क्या क्या सिमिलरिटीज शो करती है या क्या क्या डिसिमिलरिटीज शो करती है, दोनों को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड की, राइट। अब हर ताले की जैसे अलग अलग चाबी होती है वैसे ही हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की जरूरत है, राइट। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब जीनस के लिए अलग होगा, स्पीसीज के लिए अलग होगा, फैमिली के लिए अलग होगा, राइट। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग हम लोग की को यूज करने वाले हैं। तो सेपरेट कीज, तो क्या लिखेंगे, सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड, separate keys are required for each taxonomic category. सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए एक अलग की को यूज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा जैसे कि हमने देखा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग क्या क्या सिमिलरिटीज है वो भी पढ़ रहे हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है वो भी पढ़ रहे हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा है इसमें, राइट, बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा है। इसी वजह से इट is analytical in nature, it is analytical in nature, मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा है इसमें, that is why it is analytical in nature, right, it is analytical in nature। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कुछ उसके पॉइंट्स जो है उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे की के ही अंदर, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू बाकी चीजों को हम लोग समझेंगे। हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है क्योंकि रट्टा मारोगे तो एग्जाम के हॉल में आप भूल जाओगे, ये तो कंफर्म है। तो इसी वजह से रट्टा नहीं मारना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ हमारी, तो क्लास 10 तक हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन है, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, कॉमर्स, सब कुछ पढ़ते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें क्लास 10th की, 10th तक हम लोग क्या करते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑल सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हमारा 10th खत्म होता है हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। वैसे तो ऑप्शन 3 होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो ऑप्शन पकड़ के चलेंगे, ठीक है। हमारे मतलब इसको समझने के लिए हमें दो ही ऑप्शन चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग दो ऑप्शन लेंगे। एक होता है साइंस, मान लेते हैं साइंस, दूसरा है मान लेते हैं आर्ट्स, राइट, साइंस है, आर्ट्स है। अब
मैंने साइंस को, मान लेते हैं कि मैंने साइंस को चुना और आर्ट्स को छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज मुझे चुननी पड़ेगी, दूसरी को छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने जैसे ही साइंस लिया, साइंस में भी अब 2 कैटेगरी हो सकती है, राइट। एक हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ में मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैथ को मैंने क्या किया, छोड़ दिया, और मैंने क्या चूज किया, बायो को चूज किया। अब जैसे ही मेरा 12th का बोर्ड खत्म हुआ, जब मैं कॉलेज जाने का टाइम हुआ, तब मैंने देखा कि मुझे बॉटनी और जूलॉजी ज्यादा पसंद है। लेकिन वहां जाके देखा कि मुझे बॉटनी और जूलॉजी में मैं किसी एक को ही चुन सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास आफ्टर 12th क्या हुआ, 2 ऑप्शन आ गए कि मैं तो या तो मैं ग्रेजुएशन के टाइम बॉटनी ले सकता हूँ या फिर जूलॉजी ले सकता हूँ, राइट। अब मैंने जूलॉजी को छोड़ दिया, मैंने लिया बॉटनी को, राइट। अब जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जैसे ही मैं रिसर्च फील्ड में आया, तो मुझे 2 सब्जेक्ट, बॉटनी में भी 2 सब्जेक्ट मुझे ज्यादा पसंद थे ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। दैट इज क्या, टैक्सोनॉमी पसंद था मुझे बहुत ज्यादा, और दूसरा क्या पसंद था मुझे, दूसरा पसंद था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी मुझे ज्यादा पसंद था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जेनेटिक्स को छोड़ दिया और टैक्सोनॉमी को चुना। तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हर एक स्टेप में, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है कि मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, और दोनों ऑप्शन ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये साइंस है तो ये आर्ट्स है, ये पीसीबी है तो ये पीसीएम है, ये बॉटनी है तो जूलॉजी है, ये टैक्सोनॉमी है तो ये जेनेटिक्स है। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं और दोनों ऑप्शन ही एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, राइट। और हर एक 2 ऑप्शन में से मैं एक ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, एक को छोड़ रहा हूं, एक को टिक कर रहा हूं, एक को छोड़ रहा हूं, एक को टिक कर रहा हूं, एक को छोड़ रहा हूं, एक को टिक कर रहा हूं, एक को छोड़ रहा हूं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, द कीज आर बेस्ड ऑन, द कीज are based upon, the keys are based upon the contrasting characters, based on the contrasting characters, generally in pair, based on the contrasting characters। साइंस क्या है, साइंस और आर्ट्स क्या है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, राइट। उस 11th के लिए या 11th 12th के लिए वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर, मतलब ये दोनों पेयर में प्रेजेंट है, हमेशा 2 पेयर, पेयर पेयर पेयर, राइट। जनरली इन पेयर, कॉल्ड couplet। तो दिस इज बेस्ड ऑन द contrasting characters generally in pair called what, called couplet। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे एक कपलेट। ये एक कपलेट हो गया, ये भी एक कपलेट हो गया, ये भी एक कपलेट हो गया, और ये भी एक कपलेट हो गया। दोनों एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, कपलेट बोल रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स, क्या बोलेंगे, it represents the choice, it represents the choice made between two opposite options, made between, it represents the choice made between two opposite option। दोनों opposite option है हर एक स्टेप में, और हमने क्या किया, एक को चुना, एक को छोड़ दिया। तो चॉइस बनाया हमने कि इसको हमको चॉइस करना है, इसको नहीं करना है, इसको चॉइस करना है, इसको नहीं करना है। हर एक स्टेप में हम लोगों ने वही किया, राइट। मतलब accepting
of only one, accepting of only one, and rejection of the other. मतलब हमने क्या किया, हर एक स्टेप में एक को क्या किया, चूज किया और दूसरे को छोड़ दिया, एक को चूज किया दूसरे को छोड़ दिया, राइट. तो एक्सेप्टिंग ऑफ only one and rejection of the other, it represent the choice made between two opposite option, right. एंड थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि हर एक स्टेटमेंट देखा, ये एक स्टेटमेंट है, ये हर एक क्या है, हर एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये हर एक स्टेटमेंट है. तो ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लीड, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड. तो क्या लिखेंगे हम लोग, ईच स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, ईच स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट in a key is called lead, is called what, lead. तो हर एक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है. मतलब ये भी एक लीड है, 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 ये भी और ये भी, सारे के सारे क्या है, एक लीड्स है, राइट. क्लियर है यहाँ तक. अब हम लोग और 4 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, राइट. और उसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो भी खत्म हो जाएगा और जो चैप्टर है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, राइट. बेसिकली ये पार्ट था नहीं, राइट, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ताकि आपका जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके. मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेक्चर, ये जो चैप्टर का लेक्चर्स है वो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये आपके बेस को स्ट्रांग बनाएगा. ट्रस्ट मी, ये आपके बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा. आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट, क्योंकि आपका बेस जो है वो यहाँ से ही बनना शुरू होएगा, राइट. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को छोड़ देते हैं ये समझ के कि भाई लिविंग वर्ल्ड में क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, क्यों खामखा टाइम वेस्ट करें. लेकिन हमेशा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, कभी कभी बहुत मतलब एक फ्यूचरिस्टिक व्यू भी आपके पास होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मेरा बेस ही अगर स्ट्रांग ना हो तो उस पढ़ने का क्या फायदा, राइट. तो इसी वजह से मैंने सब कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, राइट. अब हम लोग 4 और टर्म पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा. एक डेफिनेशन है फ्लोरा, राइट. अब फ्लोरा क्या है, फ्लोरा की अगर बात करें हम लोग तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन होगा इट इज द actual account of habitat and distribution. It is the actual account of habitat and distribution it is the actual account of habitat and distribution of plant species of plant species of what, of plant species it is the actual account of habitat and distribution of plant species. It is the actual account of habitat and distribution of plant species of a given area. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्पीसीज के, एक प्लांट स्पीसीज के कितने अकाउंट ऑफ हैबिटेट, कितने अकाउंट्स हैं, मतलब कौन से हैबिटेट में वो पाए जाते हैं एंड उनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में, हम लोग उस कहाँ से पता करते हैं, हम लोग वो फ्लोरा से पता करते हैं, राइट. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी के अंदर, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका this act as a act as
as an index, act as an index for plant species, found in a particular area, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट स्पीसीज मिलता है उसका एक इंडेक्स के हिसाब से ये काम करता है, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट स्पीसीज मिलेंगे उसका एक इंडेक्स हमको कहाँ मिल जाएगा, उसके उस एरिया के फ्लोरा में हमको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरा। दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग मैनुअल्स। क्या हेडिंग डालेंगे, दूसरा हेडिंग हम डालेंगे क्या, मैनुअल्स, राइट। क्या हो जाएगा दूसरा हेडिंग, मैनुअल्स, MANNUALS, मैनुअल्स। अब मैनुअल्स क्या है, इसकी बात करें तो ये क्या है, मैनुअल्स are useful in providing information of species, within ब्रैकेट लिखेंगे both plants and animals, providing information of species for identification of names, it is useful in providing information of species for identification of names in a particular area, in an area. So manuals are useful in providing information of species for identification of names in a area। मतलब क्या है, इसका मतलब है मैनुअल से हमको क्या पता लगा, अगर उस स्पीसीज के डिस्क्रिप्शन हमें पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनका नाम जो है स्पीसीज के वो पता कर सकते हैं। और जैसे फ्लोरा में हमने देखा कि सिर्फ प्लांट स्पीसीज की बात हो रही थी, लेकिन मैनुअल्स में हम लोग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, तो क्या होता है वहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या पता चलेगा, उसका जो नाम है उस स्पीसीज का, अगर उसका डिस्क्रिप्शन आपको पता है तो स्पीसीज का नाम आपको पता चल सकता है, कहां से पता चल सकता है, आपके मैनुअल से, राइट। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स इन अ एरिया। क्लियर। थर्ड है आपका क्या है, थर्ड है आपका मोनोग्राफ, राइट। क्या है, मोनोग्राफ। अगर हम बात करते हैं मोनोग्राफ की तो ये एक वीकली मैगजीन टाइप है या वीकली न्यूज़पेपर टाइप है, जहां हर हफ्ते एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, राइट। हो सकता है कि इस हफ्ते कैट के बारे में शेयर किया गया, अगले हफ्ते डॉग के बारे में, अगले हफ्ते प्लांट्स के बारे में, अगले हफ्ते कोई ह्यूमन के बारे में, राइट। तो इट प्रोवाइड्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स information on any one taxon। अब टैक्सॉन याद करो, हमने कब पढ़ा था, हमने जब टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि कैट भी एक टैक्सॉन है, डॉग भी है, प्लांट भी है, ह्यूमन भी है। हर एक टैक्सा या टैक्सॉन के अंदर आता है, लेकिन कोई हायर लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ वीकली न्यूज़पेपर, राइट, जहाँ पे हर हफ्ते किसी ना किसी टैक्सॉन के बारे में छपता रहता है कि इस हफ्ते
इस टाइप के प्लांट को पाया गया, इस हफ्ते इस टाइप के एनिमल को पाया गया। ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, लेकिन इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सॉन, सिर्फ एक ही टैक्सॉन के बारे में हमको पता चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोग्राफ। अब लास्ट टर्म बाकी रहेगा, दैट इज कैटलॉग। दिस इज द लास्ट टर्म कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड कैटलॉग, कैटलॉग, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए कैटलॉग। सो कैटलॉग क्या है? कैटलॉग बेसिकली क्या है? इट इज the alphabetical arrangement of species, in a particular area, describing their features. अब देखो ये जो है ये मैनुअल के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैनुअल्स में हम लोग क्या देख रहे थे? मैनुअल्स में हम लोग देख रहे थे कि अगर उस स्पीसीज का इंफॉर्मेशन हमें पता है तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका नाम पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ अगर उस स्पीसीज का नाम हमें पता है तो उस स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज फॉर इन अ पर्टिकुलर एरिया डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। मतलब अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट, जैसे मतलब ये काइंड ऑफ अ डिक्शनरी है जहाँ पे ए लेटर पहले आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हमें उसका नाम पता है, राइट, मान लो उस स्पीसीज का नाम सी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सी में जाएंगे, उसके बाद दूसरा लेटर देंगे, फिर तीसरा। जैसे हम डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करें? दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिक्शनरी जहाँ पे अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है स्पीसीज के। तो हमको जस्ट उसका नाम अगर पता है तो हम जाके उस स्पीसीज को ढूंढ सकते हैं और उसके जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो फीचर्स है या डिस्क्रिप्शन है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ डिक्शनरी, राइट। सो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स, राइट। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है और उसके साथ साथ ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, वो भी यहीं पे खत्म होता है, राइट। तो आई होप कि जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, मैंने सब इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट। के सारे इन्फॉर्मेशन, इसके बाद शायद कोई इन्फॉर्मेशन बचा नहीं होगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट। सो इसको अच्छे से आप अगर फर्स्ट लेक्चर से लेके ये वाले लेक्चर तक अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा या सही से नोट डाउन किया है तो इसके बाद नहीं हो सकता कि और कोई नई चीज़ें आपको मिल जाए इसी चैप्टर में, राइट, आपके रिलेटेड, राइट। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी, उनको भी हमने डिस्कस कर दिया, राइट। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए बाय।